तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए फिफ्थ सैम हिस्ट्री की यूनिट सेकंड। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है 1857 का रिवॉल्ट एंड रिवॉल्ट के क्या कॉजेज़ थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीए फर्स्ट सैम टू फिफ्थ सैम तक की हिस्ट्री पॉलिटी इंग्लिश की सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अदरवाइज़ प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 का जो हमारा टाइटल है वो है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के कारण। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद हमने देखा उसके विकास के कारण क्या थे। उससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक है, तो अपने प्रीवियस सैम में आप पढ़ कर के आए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपने राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेम यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद में आपने राष्ट्र राज्यों का उदय देखा, ठीक है, उसी तरीके से नए प्रतीक चिन्ह और नए विचारों का संपर्क यहाँ पे स्थापित हुआ और समुदायों में राष्ट्रता और एकीकरण जैसे भाव उत्पन्न हुए। इसी तरीके से भारत में भी राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई जो कि औपनिवेशिक काल की घटनाओं से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं औपनिवेशिक काल या ब्रिटिश काल की जो घटनाएं हैं जो कि समय समय पर हिंदुओं को परेशान करती रहीं, या भारतीयों को एक तरीके से वो प्रताड़ित करती रहीं, उन्हीं घटनाओं का हम एक आगे जाकर के बड़ा रूप देखते हैं जिनसे कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। तो औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ हमने जो संघर्ष शुरू किए, उस संघर्ष में लोगों के बीच में यूनिटी आनी स्टार्ट हुई, वो एक दूसरे के करीब एक दूसरे को महसूस करने लगे। दूसरा मेन चीज़ यहाँ पे लोगों ने समझी कि जो भारत है वो उनका अपना देश है, उसकी स्वतंत्रता के लिए उनको खुद को काम करना पड़ेगा, और जिन लोगों के साथ में रहते हैं या जो बाकी की जनता है वो सभी के बीच में एक बंधुत्व या भाई बंधुत्व का संबंध है जो कि जिसकी इम्पोर्टेंस लोगों ने पहले नहीं समझी थी, या मेन कहें तो जो एकता है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को अब समझ आने लगा कि हमारे बीच में एकता का होना बहुत ज़रूरी है, तभी मिल करके हम इनको बाहर निकाल सकते हैं। तो अब अगला आता है आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के कारक क्या थे। तो राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारकों का परिणाम माना जाता है जो कि भारत में औपनिवेशिक शासक के कारण उत्पन्न हुए, जैसे कि नए नए संस्थानों की आप देख सकते हैं स्थापना हुई। ठीक है, रोजगार के नए नए अवसर यहाँ पर बनने लगे, संसाधनों का अधिक दोहन आप देख सकते हैं। तो इन कारणों में सबसे पहला हमारे पास आता है भारतीय पुनर्जागरण, या फिर अंग्रेज़ों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देना, या फिर ब्रिटिश नीतियां जो हैं उनके विरुद्ध भारतीय आक्रोश। और एक हमारे पास मुख्य कारण रहता है फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व चेतना और आत्मविश्वास की भावना। ठीक है, अब देश का राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण जो है वो एक मेन कारण है। तो भारत में ब्रिटिश शासन का जो विस्तार है वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक हमने देखा। ठीक है, असम की बात करें या पश्चिम के खैबर दर्रे की बात करें, यहाँ तक भी इन्होंने अपनी जड़ें फैला ली थी। तो ब्रिटिश शासन ने कुल मिलाकर के पूरे भारत को एकीकृत करने के लिए एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और फौजदारी और दीवानी कानूनों के लिए अलग प्रकार की संस्थाओं का यहाँ पर इन्होंने क्या किया, स्थापना की। ठीक है, इनके लिए अलग कानून लागू किए। तो इसके तहत भारत की जो संस्कृति है वो एकता को एक नए तरीके से और राजनीतिक एकता को प्रदान की गई। और बाकी परिवहन के जो तीव्र साधन है उनका विकास किया गया, पक्के मार्गों का निर्माण हुआ जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ा गया। और 1890 के बाद में यहाँ पे रेलवे लाइनें बिछाने का काम भी शुरू किया गया, जिससे कम्युनिकेशन का एक फास्ट मोड निकल करके आया। और 1850 के बाद में आधुनिक डाक व्यवस्था, बिजली के तारों ने देश को एकीकृत करने में सहायता दी। इस प्रकार से आधुनिक संचार साधनों से भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग एक दूसरे के करीब आए और लोगों के बीच में संबंध स्थापित होने में सहायता मिली। अगली हम बात करेंगे पाश्चात्य चिंतन की और शिक्षा की। देखिए वो सारी चीज़ें हैं जो हमें एक तरीके से भारतीय आधुनिकता या फिर आधुनिक राष्ट्रवाद के परिणाम के रूप में मिली हैं। ठीक है, तो आधुनिक राष्ट्रवाद के कारण क्या थे वो तो आप जानते हैं, जो ब्रिटिशर्स की औपनिवेशिक जो नीतियां हैं वो नीतियां आप लिख सकते हैं, या 1857 के रिवॉल्ट में हमने जो हड़प नीति देखी उस प्रकार की नीतियां, या जितने भी भूमि सुधार इन्होंने किए वो सारे परिणाम हैं जिनकी वजह से आधुनिक राष्ट्रवाद हो पाया। और आधुनिक राष्ट्रवाद के परिणाम क्या रहे, क्या क्या फ़ायदे रहे, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा की बात करें तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में भी मदद मिली, जिससे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा मिली। पाश्चात्य शिक्षा का जो प्रसार है वो प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, लेकिन नए एक शिक्षित वर्ग का भी यहाँ पर उदय हुआ जो कि एक नई उदारवादी विचारधारा के लिए मार्ग खोलता गया।
इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र के लिए विभिन्न प्रांतों और स्थानों के लोगों के लिए संपर्क भाषा का कार्य किया। और अंग्रेजी का जो ज्ञान है वो भारतीय को शिक्षित या नव शिक्षित के रूप में एक टाइटल देता है कि जैसे कि वकील, डॉक्टर आदि उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड की यात्रा करते थे, तो इसके बाद में भारतीय शिक्षित वर्ग ने भारत में ही नए बौद्धिक वर्ग का उदय देखा, ठीक है, जिसने कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। अब हम देख लेते हैं प्रेस और साहित्य की भूमिका क्या थी इसमें। तो देखिए, समय समय पर औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए, इसके बावजूद भी 19वीं शताब्दी में भारतीय समाचार पत्र और साहित्य की प्रगति हुई, जिससे कि विभिन्न भाषाई और हिंदी समाचार पत्रों की संख्या बढ़ करके 169 हो गई थी 1877 में, ठीक है। अब भारतीय प्रेस जहां एक और औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना करती है, वहीं दूसरी ओर वो देशवासियों से अपनी एकता स्थापित करने का अनुरोध भी करती है। तो इन समाचार पत्रों के माध्यम से नेताओं के बीच में विचारों के आदान प्रदान में सहायता मिली, और जो कविताएं, निबंध, उपन्यास हैं या फिर गीत हैं, वो लोगों को या देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम जैसी भावनाओं को जागृत करते रहे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का क्या महत्व रहा, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, और इन आंदोलनों ने नव जागरण का एक रास्ता अपनाया और सारे देश को एकीकृत किया। तो इन्होंने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को भी दूर किया और सामाजिक एकता को भी कायम रखा। अब विदेशी शासकों की नीतियां देखें तो जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो आम शिक्षित भारतीयों को अपमानित करते रहे, और एक अंग्रेज का जीवन कई भारतीयों के मूल्यवान समझा जाता था। मतलब एक अंग्रेज जो है वो कई भारतीयों से ज़्यादा मूल्यवान है, ऐसा समझा जाता था। अंग्रेज और भारतीयों के बीच में झगड़े में हमेशा दोषी किसको माना जाता था? भारतीयों को माना जाता था, और उन्हें दोषमुक्त करार दे दिया जाता था अंग्रेज़ों को, और दोषहीन होने पर भी भारतीयों को ही कठोर दंड दिया जाता था और उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। तो ये सारे कारक हैं कि जिनकी वजह से हम राष्ट्रवाद को पनपते हुए देख पाए। यहाँ तक कि लॉर्ड लिटन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियाँ हमने देखी, जैसे कि इंडियन सिविल सर्विसेज में जो प्रवेश की न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष, उसको घटा करके 19 कर दिया गया। और पूरा जो दक्षिण भारत है, जब वो अकाल की चपेट में था, उस समय पे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1877 में, तो उनके लिए भी कोई खासा इंतजाम यहाँ पे नहीं किए गए थे। और उल्टा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, शस्त्र अधिनियम लाया गया, इल्बर्ट बिल विवाद भी उसी समय हुआ, ठीक है। तो ये आपसे मतलब पूछा जा सकता है कि जो इल्बर्ट बिल विवाद है वो किस किस के मध्य हुआ या फिर कौन से वायसराय के समय पर हुआ, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कौन से वर्ष में लागू हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा, लेकिन इसी कानून के तहत काले और गोरों का जो विभेद है वो हुआ, जिससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेज रंग के आधार पर भारतीयों से कितनी नफरत करते थे, ठीक है। अब देखिए, नफरत तो वो शुरू से ही करते आए हैं जो अंग्रेज़ हैं भारतीयों से, मतलब 1857 के रिवॉल्ट में भी ये चीज़ हमने कॉन्सिक्वेंसेस में और कॉजेज़ में देखी थी कि भारतीयों को दास, काले या हीन कह करके वो पुकारते थे, ठीक है। लेकिन लोगों में जो ये मैसेज था वो काफ़ी लेट पहुंचना शुरू हुआ, और जो इल्बर्ट बिल विवाद है वो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को स्प्रेड कर पाया कि जो अंग्रेज़ हैं वो भारतीयों को लेकर के कैसी सोच रखते हैं, ठीक है। अब कांग्रेस के गठन से पहले की राजनीतिक संस्थाओं की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारत में पहली राजनीतिक संगठन नहीं थी, ठीक है। इससे पहले भी हमारे पास कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपने लेवल पे इतनी ज़्यादा खैर फेमस नहीं थी, शायद इस वजह से हम उनके नाम को नहीं जानते हैं, बट ये संस्था पहली नहीं थी। तो 19वीं शताब्दी से पहले भारत में बहुत सारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने अंग्रेज़ों से प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भागीदारी और शिक्षा के प्रसार की मांग की थी, ठीक है। बंगाल की जैसे एक राजनीतिक संस्था है, बंगाल में आंदोलनों में जो सबसे पहले प्रवर्तक थे वो थे राजा राममोहन रॉय, ठीक है। देखिए, इनका बहुत मेजर रोल यहाँ पर रहा है। काफ़ी सारी कुरीतियाँ हैं जो केवल इनके प्रयासों की वजह से समाप्त हो पाई उस समय, और पाश्चात्य विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित ये भी थे। इन्होंने अंग्रेज़ों का ध्यान जो था वो भारतीय संस्थाओं की ओर आकर्षित किया और उनमें सुधार की इन्होंने मांग की। तो देखिए, 1836 के जो चार्टर एक्ट में आपने देखा है कि उसमें कुछ धाराएं हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, तो वो जो सारी हम धाराएं देखते हैं वो कहीं ना कहीं राजा राममोहन राय के प्रयत्नों का ही परिणाम है। 1836 में इन्होंने बंग भाषा प्रकाशन सभा का गठन किया, ठीक है। और 1838 में ज़मींदारों के हित की सुरक्षा के लिए इन्होंने ज़मींदारी एसोसिएशन बनवाया। 1843 में इन्होंने एक और राजनीतिक संस्था बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनाई।
फिर उसके बाद में इन्होंने 1851 में ज़मींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को भी आपस में मिला दिया और एक नई संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कांग्रेस की स्थापना, जो इसी यूनिट का एक अगला टॉपिक है। तो देखिए कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, मतलब कांग्रेस के बारे में जो और डिटेल है वो आपको नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगी, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम देखते हैं सिर्फ इसकी स्थापना की नींव कैसे पड़ी। तो अवकाश प्राप्त एक अंग्रेज अधिकारी जो कि एलन ऑक्टिवम ह्यूम है या फिर A.O. ह्यूम के नाम से आप इनको जानते हैं, इनके मस्तिष्क में सबसे पहले कांग्रेस स्थापना का विचार आया था और 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक अत्यंत हृदयस्पर्शी पत्र लिखा गया। इंग्लैंड से वापस आने के बाद इन्होंने निश्चित किया कि 25 से 28 सितंबर 1885 तक कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो पूना में होगा। लेकिन पूना में उस समय एक बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से अधिवेशन बम्बई में हुआ और 28 दिसंबर 1885 को 11 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यह अधिवेशन हुआ। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी के साथ में जो हमारी यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट होती है। देखिए बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में मैंने यहाँ पे कवर नहीं कराया है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको मतलब इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो जो ये बुक है इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको और डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।